नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेडी टू कम्पीट। ताकि कुछ दिनों से वीडियो मैं डाल नहीं पाया हूँ, तो व्यस्तता हो गई थी, इस वजह से हम लोग लेबर लॉज पढ़ रहे थे। और लेबर लॉज में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। क्योंकि अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया है कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। क्यों नाम चेंज हुआ, कब कब चेंज हुआ, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 या फिर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस अधिनियम के बारे में। तो यह अधिनियम 1923 में देश में पहला व्यापक कानून था जो कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए लाया गया था। और इसमें अधिनियम में अनुसूची 2 में जितने भी कामगारों की जो लिस्ट दे रखी है वो इसमें सारे क्षतिपूर्ति के लिए में शामिल किए गए हैं, जिनको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। और इसमें बताया गया है कि जो भी क्षतिपूर्ति पहले नहीं मिलती थी, पहले क्या होता था, पहले कोई नियम नहीं था। फैक्ट्री मालिक करते कहते कि कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के दौरान कोई भी जो मजदूर है घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके एवज में वो एक छोटा सा कुछ भी प्रलोभन देते थे या धन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते थे। उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता था या मिलता ही नहीं था, क्योंकि इसके लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। तो इसी की कमी को देखते हुए 1923 में देश में पहला व्यापक कानून आया, जिसका नाम था कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। इसके बाद 2009 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम कर दिया गया। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम इसलिए किया गया क्योंकि कर्मचारी एक जेंडर को डिनोट करता हुआ वर्ड लगता है, इसलिए इसका नाम चेंज किया गया। इसका नाम किया गया कर्मकार, क्योंकि कर्मकार में मेल और फीमेल दोनों ही आ जाते हैं। लेकिन कर्मचारी में कभी कभार जो इसका वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा लगता है कि ये डिनोट करता है एक जेंडर को, विशेष मेल को, तो इसलिए इसका नाम चेंज किया गया। और 2009 में इसका नाम चेंज करके कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा और हो सकता है कि इससे क्वेश्चन भी आ जाए आपके यहाँ कि 2000 इसका नाम कब चेंज हुआ। तो 2009 के संशोधन में इसका नाम चेंज हुआ है कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम। इसके बाद इसको 1 जुलाई 1924 को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था, तब इसका नाम था कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। ये बहुत ध्यान रखेंगे कि 2009 के बाद इसका नाम चेंज हुआ है। 1 जुलाई 1924 को जो अधिनियम लागू हुआ था उसका नाम था कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। इसका कार्यक्षेत्र जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं जो कारखानों में या खतरनाक कार्यों में कार्यरत हैं, उन सब कर्मचारियों पर लागू होता है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि जितने भी राज्य बीमा अधिनियम में कर्मचारी उसके अधीन आते हैं, राज्य बीमा अधिनियम के, वो इस क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत ही। ठीक है, ये इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद जान लेते हैं इनकी धाराओं के बारे में कि किस धारा में कौन सी परिभाषा बताई गई है। तो सबसे पहले धारा 2 की बात करेंगे। और धारा 2 में जो परिभाषा हमको बताई गई है, तो इसमें सबसे पहले बताई गई है अस्थायी आंशिक अशक्तता। अस्थायी आंशिक अशक्तता क्या होती है? जो टेम्परेरी हो, जिसमें टेम्परेरी रूप से कोई घायल हुआ हो और वो कुछ दिनों बाद दोबारा से अपने काम पे स्वस्थ होकर लौट आए, इस तरह की अशक्तता को क्या बोलते हैं? अस्थायी आंशिक अशक्तता। के लिए प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो ये है, अस्थायी आंशिक अशक्तता वह अशक्तता है जिसमें कर्मचारी की उस नियोजन में उपार्जन क्षमता अस्थायी अवधि के लिए कम हो जाती, जिसमें वह दुर्घटना के समय लगा हुआ था। के बाद स्थायी आंशिक अशक्तता की बात करेंगे, जो कि धारा 2 में ही परिभाषित है। स्थायी आंशिक अशक्तता वह अशक्तता है जिसमें कर्मकार की हर ऐसे नियोजन में उपार्जन क्षमता स्थायी रूप से कम हो जाती है, जिसमें वह दुर्घटना के समय करने में असमर्थ था। जो वो दुर्घटना से पहले वो कर रहा था, तो उसको दुर्घटना के बाद करने में वह असमर्थ हो जाता है। उस समर्थता से वो उस कार्य को नहीं कर सकता, उस कुशलता से। तो इसको बोलते हैं हम स्थायी आंशिक अशक्तता। इसके बाद अधिनियम के अनुसूची भाग 1 और भाग 2 में उन क्षतियों का उल्लेख किया गया है जिनके परिणाम स्वरूप स्थायी आंशिक अशक्तता समझी जाती है।
अस्थाई आंशिक असक्ता तो आप लोग अंडरस्टैंड है, समझ सकते हैं, लेकिन स्थाई आंशिक असक्ता की कौन कौन सी श्रेणी है इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको इसमें बताएंगे कि कौन कौन सी स्थाई आंशिक असक्ता है। चलिए देख लेते हैं कि स्थाई पूर्ण असक्ता क्या होती है। अधिनियम में अनुसूची भाग 1 और भाग 2 में उत्पन्न स्थाई असक्ता को समझा जा सकता है। जैसे अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे दोनों हाथों की हानि या उच्चतर स्तर स्थानों पर विच्छेदन, या तो दोनों हाथ कट गए हों, या एक हाथ, या बहुत ज़्यादा उसमें घाव हो गए हों जो कि दोबारा से ठीक नहीं हो सकते। इसके बाद एक हाथ और एक पाँव की हानि, ये भी स्थायी पूर्ण असक्ता में आता है। टांग या जांघ से दोहरा विच्छेदन, या टांग या जांघ से विच्छेदन या दूसरे पाँव की हानि, ये भी स्थायी पूर्ण असक्ता में आता है। आंखों की रोशनी जाना या इस मात्रा तक हानि कि कर्मकार ऐसा कोई काम करने के लिए असमर्थ हो जाता है जिसके लिए आंखों की रोशनी आवश्यक हो, यानी कि वह अंधा हो जाए या उसकी रोशनी बहुत कम हो जाए, तो वो भी स्थायी पूर्ण असक्ता में आता है। के बाद चेहरे की बहुत बहुत गंभीर विदुषता, यानी कि चेहरे का बहुत ज्यादा बिगड़ जाना, ये भी स्थायी पूर्ण असक्ता में आता है। के बाद है पूर्ण बधिरता, यानी कि बहरा हो जाना, ये भी स्थायी पूर्ण असक्ता में आता है। क्या धारा 2 में ही मजदूरी को परिभाषित किया गया है कि मजदूरी क्या होती है। तो मजदूरी को हम पिछले अधिनियमों में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी वही डेफिनेशन है अधिनियम की। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मजदूरी से ऐसी सुविधा या लाभ का बोध होता है जिसे धन के रूप में प्राकलित किया जा सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो जो चीजें शामिल नहीं होती उनकी डिटेल है हमारे पास में, जो धारा 2 में परिभाषित की गई है। और हम लोग पिछला भी जानते हैं, पिछले अधिनियम में भी वही चीजें हैं जो इसमें अधिनियम में है। जैसे कि यात्रा भत्ता मजदूरी में शामिल नहीं होगी। अगर नियोजक के द्वारा कोई किसी मजदूर को अपने स्थान तक या किसी गंतव्य तक जहां उसको काम करना है वहां तक पहुंचने के लिए कोई यात्रा भत्ता दिया गया है तो वो मजदूरी में शामिल नहीं होगा, यानी कि अर्थात वो मजदूरी से काटा नहीं जाएगा, मजदूरी अलग रहेगी। यात्रा संबंधी रियायत का मूल्य, ये भी वही है, अगर कोई यात्रा संबंधी कोई मूल्य में रियायत दी गई है तो वो भी मजदूरी से नहीं कटेगा। कर्मकार के लिए नियोजक द्वारा पेंशन या भविष्य निधि में दिया गया अंशदान, जो कर्मकार के लिए नियोजक द्वारा जो पेंशन या भविष्य निधि में जीपीएफ वगैरह में जो फंड दिया जाता है, जो हिस्सा देता है नियोजक, जो जिसके लिए वो बाध्य है देने के लिए, तो वो भी मजदूरी से नहीं कटेगा। कर्मकार के नियोजन की प्रकृति के कारण उस पर खर्च हुए जो भी धनराशि खर्च होती है, ऐसा नहीं है कि अगर वो आपको किसी ऐसे काम में लगाया जहाँ विशेष तरह के कपड़े या जूते पहनने की आवश्यकता है तो वो कौन उपलब्ध कराएगा, वो नियोजक उपलब्ध कराएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में वो आपसे मजदूरी में से पैसा नहीं काट सकता उन कपड़ों का ना उन जूतों का। ये इसमें बताया गया है, कर्मकार के नियोजन की प्रकृति के कारण उस पर हुए खर्च के लिए दी गई राशि। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आश्रित के बारे में, जो इसमें मेन चीज है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम में, कि आश्रित कौन कौन होते हैं। और आश्रित को डिफाइन करना इसलिए जरूरी है कि जब कर्मचारी की किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो पैसा मिला है वो कौन लेने का अधिकारी है। उस कंडीशन में आश्रितों में जब पैसा आता है तो आपस में हर कोई खड़ा हो जाता है कि नहीं हमें इनके आश्रित, तो इसके लिए मैं बताया, इसमें डिफाइन किया गया कि कौन कौन आश्रित है। तो आश्रित से तात्पर्य है जो मृत कर्मकार है उनके रिश्तेदारों का किसी का एक का बोध होता है। अब उनमें कौन कौन हो सकते हैं, उनमें सबसे पहले तो उसकी पत्नी जो विधवा हो गई है वो होगी, नाबालिग धर्मज पुत्र हो सकता है, अविवाहित धर्मज पुत्री या विधवा माता यानी कि उसकी माँ, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी माँ जो होगी वो अस्तित्व में आएगी। ठीक है। के बाद 18 वर्ष से अधिक उम्र का विकलांग पुत्र या पुत्री, अगर वह कर्मकार की मृत्यु के समय उपार्जनों पर पूरी तरह आश्रित था या थी। अगर 18 वर्ष से अधिक कोई विकलांग पुत्र या पुत्री कर्मकार की मृत्यु के समय उसके ऊपर आश्रित था तो वो भी आश्रित की श्रेणी में ही आएगा। इसके बाद जो कर्मकार की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूरी तरह आंशिक रूप से आश्रित थे, उनमें और भी कुछ लिस्ट दी गई है कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है विदुर, के बाद विधवा माता को छोड़कर माता पिता, विधवा माता को छोड़कर माता पिता, नाबालिग अधर्मज पुत्र, अविवाहित अधर्मज पुत्री या नाबालिग विधवा पुत्री, चाहे वह धर्मज हो या अधर्मज हो। अधर्मज से मतलब है
किसी का कोई और रिलेशन रहता है और उससे जो उत्पन्न संतान होती है वो भी के लिए अपना क्लेम कर सकती है क्षतिपूर्ति लेने के लिए। इसके बाद नाबालिग भाई या अविवाहित बहन या नाबालिग विधवा बहन, विधवा पुत्र वधू, ये भी। और पूर्व मृत में जो पूर्व में कोई पुत्र मर गया हो, उसकी कोई नाबालिग संतान हो, वो भी हो सकती है। पूर्व मृत पुत्री की नाबालिग संतान भी हो सकती है। कोई पुत्री मर गई हो जिस कंडीशन में उसका पिता भी जीवित ना हो, तो वो संतान भी इनके ऊपर आश्रित मानी जा सकती है। और जहां कर्मकार के माता पिता में कोई भी जीवित ना हो, तो उस कंडीशन में पितामह या पितामही के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये इतने लोग आश्रित की श्रेणी में आते हैं। अब धारा 3 पढ़ेंगे। धारा 3 में क्षतिपूर्ति के लिए नियोजक के दायित्वों का वर्णन है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर किसी कर्मकार के नियोजन के दौरान तथा नियोजन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना से व्यक्तिगत क्षति है, तो उसका नियोजक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। ये बात जान लीजिए। इस तरह क्षतिपूर्ति के दायी होने के निम्न कुछ दशाएं होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे नंबर 1 इसमें है दुर्घटना का नियोजन के दौरान होना, दुर्घटना के फलस्वरूप कर्मकार का व्यक्तिगत रूप से क्षतिग्रस्त होना, दुर्घटना का नियोजन के कारण या उससे उत्पन्न होना। ये कंडीशनें हैं जिसके बाद नियोजक जो है पूरी तरह उत्तरदायी होगा। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें दुर्घटना नियोजन के दौरान नहीं समझी जाती या नियोजन से उत्पन्न नहीं समझी जाती। उन दशाओं को भी समझेंगे क्या क्या है। नंबर 1 इसमें है अगर कर्मकार या कामगार कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसको वो असाइन किया गया था, लेकिन वो अपना काम ना करके दूसरा कोई काम करता है और उस टाइम कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो नियोजन से उत्पन्न नहीं समझी जाएगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, यदि नियोजक ने उसको ऐसा करने के लिए कहा है कि भी अपना काम छोड़कर ये दूसरा काम कर ले और उस टाइम कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस कंडीशन में दुर्घटना को नियोजन से उत्पन्न समझा जाएगा। के बाद यदि कर्मकार अपने नियोजन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध कार्य को छोड़कर अपना कोई व्यक्तिगत कार्य कर रहा हो और उस टाइम कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसके लिए वो दुर्घटना नियोजन से उत्पन्न नहीं समझी जाएगी। अगर कर्मकार को अन्य कामगारों के साथ बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे बिजली गिरना या भूकंप या कोई भी प्राकृतिक आपदा, तो उसके लिए वो दुर्घटना जो है नियोजन से उत्पन्न नहीं समझी जाएगी। ठीक है, कुछ और भी चीजें इसमें हैं, उनको भी जान लेते हैं। और क्या क्या हो सकती है, जैसे कि कंडीशन हो सकती है यदि कर्मकार को अपनी शारीरिक दशाएं जैसे मिर्गी या दिमागी बीमारी के कारण कोई दुर्घटना का शिकार होना पड़े। जैसे अगर किसी कर्मकार को मिर्गी आती है कामगार को, और वो काम करते समय तो मिर्गी आ जाए और वह मशीन पर गिर पड़े या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, वो नियोजन से उत्पन्न नहीं समझी जाए। यदि कर्मकार शराब के नशे में कोई कार्य करता है और तब दुर्घटना होती है, तब भी वो नहीं माना जाएगा नियोजन से उत्पन्न। ठीक है, और यदि कर्मकार के साथ दुर्घटना होती है और ऐसी जगह पे होती है जहां उसकी उपस्थिति आवश्यक ही नहीं थी, वो बिना मतलब खड़ा तमाशा देख रहा था, और वहां उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो नियोजन से उत्पन्न नहीं समझी जाएगी। दूसरी बात, अगर दो कर्मकार आपस में लड़ जाते हैं, दो कामगार आपस में लड़ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, तो वो नियोजन से उत्पन्न नहीं समझी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ लिस्ट है व्यावसायिक रोगों के लिए क्षतिपूर्ति का दायित्व। क्या क्या, कुछ जो कंपनियों में फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, कुछ कोयला खदानें हैं जहाँ बीमारियाँ हो जाती हैं, कुछ स्टील फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर काम करने वाले लोगों को दमा जैसी शिकायतें हो जाती हैं, उसके लिए भी व्यावसायिक रोगों के लिए क्षतिपूर्ति का दायित्व भी नियोजक पर ही बनता है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशनें दी गई हैं कि किस कंडीशन में वो क्षतिपूर्ति देने का अधिकारी है, तो उनको जान लेते हैं। उनमें है अधिनियम की अनुसूची 3 में कई ऐसे व्यावसायिक रोगों का उल्लेख किया गया है जिन्हें नियोजन के दौरान या नियोजन से उत्पन्न दुर्घटना के फलस्वरूप ही समझा जाता है। अनुसूची 3 के भाग 1 में नियोजन की तिथि से 6 माह के बाद व्यावसायिक रोग होने पर ही उसे नियोजन से उत्पन्न दुर्घटना के फलस्वरूप क्षति समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कल ज्वाइन किया, परसों आप बीमार हो गए तो आपने कहा कि नहीं हमको रोग हो गया, तो वो रोग हुआ कहाँ से, या आपने कहा कि फैक्ट्री से हुआ। ऐसा नहीं होता। कम से कम 6 माह का टाइम पीरियड आपको हो गया हो नियुक्ति किए हुए काम करते हुए, उसके बाद अगर कोई आपको रोग होता है, जो कि जैसे कि आप किसी माइंस में काम कर रहे हैं और आपको 6 माह बाद दमा या आपको सांस उखड़ने लगे, सांस की बीमारी हो जाए, या आपके फेफड़ों में कोई दिक्कत आ जाए, तो वो व्यावसायिक रोग
ही माने जाएंगे और उसके लिए नियोजक जो है पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जाएगा और उसके लिए वो क्षतिपूर्ति भी आपको देगा। के बाद अनुसूची भाग 3 भाग सी, अनुसूची 3 के भाग सी में केंद्र द्वारा निर्धारित अवधि समय के बाद व्यावसायिक रोग होने पर ही उसे नियोजन से उत्पन्न क्षति समझा जाता है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। इसमें ये जब 6 महीने हो जाएंगे या नियत अवधि है किसी भी रोग के लिए, वो अनुसूची 3 में भाग सी में है। अनुसूची 3 में लिस्ट दे रखी है। लिस्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, कौन कौन से रोग होते हैं उनसे ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं क्षतिपूर्ति की राशि क्या क्या होनी चाहिए। अब क्षतिपूर्ति तो होगी, अब क्षतिपूर्ति की राशि कैसे कैसे हो। धारा 4 में हमारा क्षतिपूर्ति की राशियों का विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले बताया गया कामगार की मृत्यु की स्थिति में कामगार की 50% मजदूरी का एवरेज कैसे निकालेंगे, जो पिछले दिनों में उसने काम किया है तो जो उसकी सैलरी जो उसकी मजदूरी है उसका 50% निकालेंगे, या फिर अगर वो कम दिनों से काम कर मतलब कि 1 महीने ही काम किया है तो उसके समकक्ष जो भी मजदूर होगा उसकी मजदूरी को वो स्टैंडर्ड मान लिया जाएगा और उसका 50% मजदूरी प्लस उसके उम्र के अनुसार सुसंगत कारक, यानी कि जितनी उम्र बड़ी होगी उतना सुसंगत कारक ये छोटा होगा लेकिन इसका नंबर कम होगा, और जितना भी उम्र छोटी होगी उतना सुसंगत कारक ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कोई 40 साल का व्यक्ति है तो उसका सुसंगत कारक मान लीजिए 24 नंबर है, 24 नंबर दे दिया। उसी एवरेज में अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है जो नौकरी कर रहा है और उसकी 20 साल में कोई दुर्घटना उसके साथ मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम में उसका जो सुसंगत कारक होगा वो 40 साल वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा था नौकरी करने का। ठीक है, मजदूरी के अनुसार सुसंगत कारक से गुणा करने पर प्राप्त राशि मिनिमम 1,20,000 हो, इससे कम की राशि नहीं होनी चाहिए और उससे ज़्यादा की राशि जो भी अधिक हो वो उसको दी जाएगी। इसके बाद क्षतिपूर्ति की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की मजदूरी तक की जाएगी। ये अमेंडमेंट हो चुका है, पहले 10,000 रुपये तक था। जिनकी मजदूरी 10,000 रुपये तक है उनको क्षतिपूर्ति ये मिलती थी, लेकिन अब क्षतिपूर्ति की जो गणना है वो 15,000 रुपये तक मजदूरी पाने वाले मजदूरों के लिए भी होती, जो कि 3 जनवरी 2020 से लागू है। कामगार के स्थायी पूर्ण असक्ता की स्थिति में कामगार की मजदूरी का 60% तथा उसके उम्र के अनुसार सुसंगत कारक। ठीक है, यहाँ जब स्थायी पूर्ण असक्ता की बात होगी, ये मृत्यु की बात नहीं है, स्थायी पूर्ण असक्ता की बात है, तो यहाँ मजदूरी का 60% से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी उम्र के सुसंगत कारक से। उसके बाद गुणा करने पर जो भी राशि प्राप्त होगी वो 1,40,000 से कम नहीं होनी चाहिए, 1,40,000 हो या उससे अधिक हो, वो उसको देनी है। क्षतिपूर्ति गणना अधिकतम 15,000 रुपये की मजदूरी तक होगी, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का और 3 जनवरी 2020 को ये अमेंडमेंट हुआ है। इसमें लिखा है 15,000 रुपीज। कुछ लोग हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं। ये देखिए, केंद्र सरकार कर्मचारी प्रतिनिधि अधिनियम 1923 की धारा 4 के उपधारा तरह प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में सब कुछ में लिखा हुआ है। इसके बाद प्रकाशन की तारीख से मासिक मजदूरी निम्नलिखित रकम भी निर्दिष्ट करती है, अर्थात 15,000 रुपये। तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, ये बिल्कुल अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कामगार के अस्थायी आंशिक या पूर्ण असक्ता की स्थिति देखते हैं क्या क्या होती है। क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि कर्मचारी की मजदूरी का 25%। अर्धमासिक भुगतान दुर्घटना के 16वें दिन से प्रारंभ हो जाना चाहिए। भुगतान असक्ता की अवधि तक या अधिकतम 5 वर्षों तक किया जाएगा। 3 दिनों की अस्थायी असक्ता के लिए कोई भी क्षतिपूर्ति दे नहीं होगी। अगर 3 ऐसी कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाती है कि आप 3 दिन दवा लेके पट्टी करा के ठीक हो जाते हैं तो उसके लिए कोई भी क्षतिपूर्ति आपको नियोजक नहीं देगा। ये नियम है, 3 दिन के लिए कुछ नहीं देगा। के बाद चलते हैं इस कंडीशन में कि अंत्येष्टि के लिए भुगतान के लिए क्या क्या नियम है इसमें। अब कोई कर्मकार की मृत्यु अगर हो जाती है तो उसके दाह संस्कार के लिए अग्रिम 5,000 रुपये तक की राशि उसके बड़े
बेटे जो उसके आश्रित है या फिर जिसने भी दाह संस्कार किया उसको दी जाती है। मिनिमम 5,000 रुपये। पूरा चिकित्सीय व्यय भी नियोजक के द्वारा वहन किया जाता है। यदि नियोजक क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान 1 माह के अंदर नहीं करता है तो उस पर 12% की ब्याज दर से या कोई जो भी बैंक में जो ब्याज दरें लगती हैं उसके हिसाब से उस पर ब्याज लगाया जाएगा, इंटरेस्ट लगाया जाएगा और उससे वो धन वसूला जाएगा। यदि नियोजक बिना किसी कारण के विलंब करे तो 50% जुर्माना लग सकता है। ठीक है, अगर नियोजक कोई भी कारण ना बता पाए कि भुगतान करने में देरी क्यों हो रही है तो इसके लिए उसको 50% जुर्माना लगेगा। जितनी उसकी मृतक की धनराशि क्षतिपूर्ति धनराशि बनेगी उसका 50% जुर्माना लगेगा तो जो कर्मचारी को या आश्रित को दे होगी। के बाद धारा 5 में मजदूरी के हिसाब करने की पद्धति है, वो हम जान लेते हैं। धारा 5 में है, धारा 5 में 1 माह सेवा में मिलने वाली राशि का निर्धारण यदि कामगार 12 माह से ज्यादा से काम कर रहा है तो 12 माह के भुगतान का औसत। ठीक है, यदि 1 माह से कम काम किया हो तो उसी प्रकृति के किसी अन्य कामगार के मासिक भुगतान के बराबर। जो मैं आपको बता चुका हूं कि मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा। तो अगर कोई व्यक्ति 1 साल से काम कर रहा है तो उसके 12 महीने की जो औसत जो मजदूरी निकली है का जो औसत होगा वो माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति 1 माह से कम काम किया है तो जो उसके बराबर में जो उसी की प्रकृति का जो कामगार है उसका जितना वेतन होगा या जितने उसकी मजदूरी होगी वही उसकी मजदूरी मान ली जाएगी। उसे प्राप्त होने वाली राशि को दिनों से भाग देकर पुनः 30 से गुणा कर देंगे तो ये हमको मजदूरी इसकी मिल जाएगी। है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं धारा 5 में ही यदि कर्मचारी की दुर्घटना विदेश में होती है तो वहां के कानून के अंतर्गत उसे कोई राशि प्राप्त होती है तो क्षतिपूर्ति आयुक्त इसका समायोजन क्षतिपूर्ति की राशि से निर्धारित करते समय करेंगे। मतलब कि इसमें जो है ये बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी की दुर्घटना विदेश में होती है और वहां पर भी कोई कानून लागू है कि क्षतिपूर्ति उसको इतनी मिलनी चाहिए, वहां से उसको कुछ धन मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आकर भी क्षतिपूर्ति ले लें, तो उसका समायोजन जो है किया जाएगा। मतलब कि उतना उसमें से काट लिया जाएगा जो क्षतिपूर्ति आपकी बनती है यहाँ इंडिया के कानून से, तो उसमें से काट ली जाएगी। जो विदेश में मिला है वो काट लेंगे, उसके बाद आपको धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में जो भी मिलेगी वो आपको दे दी जाएगी। अगर नियोजक क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान 1 माह के अंदर नहीं करे तो उस पर 12% टैक्स लगता है, ये हम आपको पिछले बता चुके हैं। और यदि नियोजक किसी बिना कारण बताए करता है तो उस पर 50% जुर्माना लगेगा। ये शायद रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं धारा 6 को, जहां पुनर्विलोकन की बात होती है। नियोजक या कर्मचारी के आवेदन के पश्चात पुनर्विलोकन की धारा 6 में बताया गया है। पुनर्विलोकन के बाद अर्धमासिक भुगतान बंद, घटाया, बढ़ाया जा सकता है, यानी कि बंद किया जा सकता है जब उसको रिवाइज करेंगे कि आखिर दोबारा से अवलोकन किया है उसका कि आखिर उसमें क्या क्या चल रहा है, तो अर्धमासिक भुगतान या तो बंद कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े, घटाया भी जा सकता है अगर कम करना है, या बढ़ाया भी जा सकता है जरूरत के अनुसार। कर्मचारी की अस्थायी असक्ता को स्थायी असक्ता में बदला जा सकता है। अब कोई कर्मचारी जब भर्ती हुआ तो ऐसा लग रहा था कि इसका पैर ये ठीक हो जाएगा और ये पैर ठीक होने के बाद ये 1 महीने बाद अपने काम पे वापस लौट आएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। उसका पैर इतना ज्यादा फ्रैक्चर हो गया कि वो दोबारा सही ही नहीं हो सकता अब, तो इसको भी स्थायी असक्ता में बदला जा सकता है। और जो पूर्व में देय राशियां हैं उनको समायोजित किया जा सकता है। धारा 7 में बताया गया अर्धमासिक भुगतान का रूपांतरण कैसे हो सकता है। नियोजक तथा कर्मचारी के आपसी समझौते से आयुक्त आदेश से एक मुश्त राशि में बदला जा सकता है, यानी कि जो भुगतान धीरे धीरे करना है उसको नियोजक और कर्मचारी अगर समझौता कर लेते हैं आपस में, एक मुश्त हमको इतनी राशि दे दी जाए, और दोनों की सहमति अगर बनती है तो आयुक्त एक आदेश कर देता है और उनको एक मुश्त राशि में तब्दील कर देता है। कम से कम 6 माह के भुगतान के पश्चात दोनों पक्षकार इसका आवेदन देना आवश्यक हो। 6 माह का जो भुगतान हो चुका है उसके पश्चात दोनों पक्षकार जो होंगे, नियोजक और कर्मकार, ये दोनों लोग अपना आवेदन देंगे आयुक्त को और आयुक्त उस पर विचार करेगा, उसके बाद उसको तब्दील करेगा अर्धमासिक को एक मुश्त राशि में। इसके बाद धारा 8 जानेंगे। धारा 8 में क्षतिपूर्ति का वितरण है। क्षतिपूर्ति का वितरण कैसे कैसे होना चाहिए।
कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में नियोजक उसके किसी आश्रित को 3 माह की मजदूरी देगा। क्षतिपूर्ति राशि से अधिक नहीं होगी, वो जो मजदूरी देगा वो क्षतिपूर्ति राशि से अधिक नहीं होगी। इसे अंतिम भुगतान के समय क्षतिपूर्ति की देय राशि से काट दिया जाएगा। एडवांस दिया जाएगा और फिर वो जब क्षतिपूर्ति राशि तय हो जाएगी और जब वो नियोजक उसका भुगतान करेगा तो वो 3 महीने की जो राशि आपको दी है, जो राशि दी है अग्रिम एडवांस में, तो वो में समायोजित कर लेगा या काट लेगा। ठीक है। कई मामलों में स्पष्ट नहीं होने पर ही आश्रित क्षतिपूर्ति देने के लिए राशि आयुक्त के पास जमा करा देता है। यदि कर्मचारी का कोई आश्रित नहीं है तो जमा की गई धनराशि आयुक्त नियोजक को वापस लौटा देगा। अगर कई मामलों में यही नहीं तय हो पा रहा है कि इसका आश्रित कौन है, कौन धनराशि लेगा, तो इस कंडीशन में आयुक्त अपने पास जो जमा धन रहता है उसको नियोजक को वापस लौटा देगा। इसके लिए भी एक प्रावधान है कि जो जो धन लौटा हुआ आया है वो नियोजक अपने लिए खर्च नहीं कर सकता। वो जितने भी वर्क कंपनी में जो वर्कर और भी काम करते हैं उनके ही वेलफेयर में वो खर्च किया जाएगा। उसके लिए भी अलग से रजिस्टर मेंटेन कराना होगा और वो जो धन वापस आया है वो खर्चा उसमें ही किया जाएगा। धारा 9 में क्षतिपूर्ति का हस्तांतरण या कुर्की नहीं हो सकती, ये बताया गया है। उसके बाद धारा 10 में सूचना और दावा है। धारा 10 में सूचना और दावा, अधिनियम के अधीन पूर्ति के लिए दावा दुर्घटना के दिन से 2 वर्षों के अंदर करना आवश्यक है। व्यावसायिक रोगों के मामले में दुर्घटना की तिथि उस दिन से समझी जाती है जिस दिन से कर्मचारी काम पर आना बंद कर देता है। धारा 10 में अगर किसी आयुक्त किसी स्रोत से किसी कर्मचारी के घातक दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त होती है और नियोजक उसकी जानकारी नहीं देता है तो वो उससे जानकारी मांग सकता है। उसके बाद आयुक्त दुर्घटना होने की स्थिति में नियमानुसार जो भी मामले होंगे उनका निष्पादन करेगा। धारा 10B में नियोजक को किसी भी दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की सूचना आयुक्त को 7 दिनों के अंदर देना अनिवार्य होगी। ठीक है। इसके बाद धारा 11 में चिकित्सीय परीक्षण है। चिकित्सीय परीक्षण से मतलब यह है कि जो स्थायी आवश्यकता होगी उसके लिए जांच के लिए आना होगा कर्मकार को। यदि किसी कर्मचारी ने दुर्घटना की सूचना नियोजक को दी है तो उसे दुर्घटना के 3 दिनों के अंदर नियोजक द्वारा नियुक्त योग्यता प्राप्त चिकित्सक के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होना। ऐसा नहीं है कि हम बाहर हैं तो हमें चोट लग गई है और हम अब चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको आना ही होगा 3 दिनों के अंदर चिकित्सक के सामने और उसकी वहां जांच होगी। जब जांच में सत्य पाया जाएगा कि हाँ ये वास्तव में की चोट लगी है या ये घायल हुआ है तो उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। यह परीक्षण निःशुल्क होंगे। ये परीक्षण उनको कोई पैसा नहीं देना होगा, ये निःशुल्क होंगे और अर्धमासिक भुगतान पाने वाले कामगार के लिए भी समय समय पर चिकित्सीय परीक्षणों के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। इनको अर्धमासिक वेतन दिया जाता है। अर्धमासिक जो भुगतान क्षतिपूर्ति का दिया जा रहा है उनके लिए भी समय समय पर आना और चिकित्सीय परीक्षण कराना जरूरी होगा। धारा 12 में संविदा के बारे में बताया गया है। अगर किसी व्यवसाय या असली नियोजक उसके ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी के लिए क्षतिपूर्ति के लिए देने के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ठेके पर रख लिया, बोले हमें कोई मतलब नहीं, वो ठेकेदार का आदमी था, नहीं, उस कंडीशन में भी नियोजक को ही क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। ठीक है। संवेदक प्रधान नियोजक से क्षतिपूर्ति रकम दिलवाने में मदद करेगा, ये भी है। धारा 16 जानते हैं। धारा 16 में क्षतिपूर्ति के बारे में विवरणी दी है। राज्य सरकार राजकीय गजट में सूचना प्रकाशित कर नियोजक की पूर्ववर्ती वर्ष में होने वाली क्षतिपूर्ति की संख्या, क्षतिपूर्ति की रकम तथा अन्य बातें वार्षिक विवरणी के रूप में भेजने का निर्देश दे सकती है। धारा 17 में संविदा द्वारा त्याग है। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले या बाद में किया गया कोई भी करार नियोजक को इस अधिनियम से मुक्त करता है और शून्य प्रभावहीन होता है। यानी कि अगर कोई ऐसा करार किया गया है इस नियम के बनने से पहले या इस नियम के बनने के बाद जो इस नियम के अगेंस्ट है वो शून्य माना जाएगा। ठीक है, वो शून्य माना जाएगा। इसके बाद धारा 19 से 31 तक क्षतिपूर्ति आयुक्त एवं उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। अधिनियम के तहत कर्मचारी आयुक्त नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार को है। नियुक्ति के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, योग्यता की शर्तें हैं। राज्य सरकार न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि तक हो या रह चुका हो, न्यूनतम 5 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो या फिर। के बाद कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त को कई विषयों पर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। जैसे कौन कौन से विषय हैं, उसमें विषय है क्षतिपूर्ति देने के दायित्व, क्षतिपूर्ति की रकम और अवधि,
क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार या आश्रित निर्धारण, आवश्यकता की मात्रा एवं प्रकार, कार्रवाई के संचालन का स्थल तय करने का भी अधिकार आयुक्त को है। जहां दुर्घटना हुई हो सबसे पहले तो वहीं कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कर्मकार किसी और स्टेट का रहने वाला है तो उसके वहां भी मामला चलाया जा सकता है। ठीक है, या फिर जहां नियोजक के कार्यालय का पंजीकृत पता हो वहां चलाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आयुक्त द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले विषय के बारे में निर्णय देने की सिविल न्यायालय को नहीं है। शक्ति जो है आयुक्त द्वारा जो निश्चित कर दिया गया है उसके बारे में, उसके अगेंस्ट में सिविल न्यायालय कोई भी निर्णय नहीं दे सकता। क्षतिपूर्ति से संबंधित विषय का निर्धारण आयुक्त द्वारा आवेदन देने की तिथि से 3 माह के भीतर कर देना आवश्यक होगा। यदि आयुक्त को लगता है कि घातक दुर्घटनाओं के लिए जमा की गई राशि पर्याप्त नहीं है तो वह नियोजक को अतिरिक्त राशि जमा करने का आदेश भी दे सकता है। तो लगता है कि क्षतिपूर्ति राशि जो है कम है तो उसके लिए वो उसको ऑर्डर कर सकता है कि आप राशि थोड़ी और जमा कीजिए, ये राशि पर्याप्त नहीं है। यदि आयुक्त को लगता है आयुक्त भारतीय दंड संहिता के तहत लोक सेवक होता है और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी सिविल न्यायालय की तरीके से गवाही लेने या गवाह को उपस्थित कराने या हाजिर कराने की उसको पूरी अधिकार प्राप्त है, पूरे उसको अधिकार प्राप्त है। वो एक सिविल न्यायालय की तरीके से उस कोर्ट को चला सकता है, तो गवाहों को बुला सकता है, गवाहों की हाजिरी करा सकता है। आयुक्त क्षतिपूर्ति से संबंधित किसी कानून के प्रश्न को विनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय को भेज सकता है। वो अब अगर किसी भी कानून के लिए अगर राय लेना चाहता है तो वो उच्च न्यायालय को भेज सकता है और उनसे उसकी राय ले सकता है उस बारे में। इसके बाद धारा 30 है। धारा 30 में अपील को बताया गया है कि अपील कहाँ कहाँ की जा सकती है। आयुक्त के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में निम्न विषयों पर अपील की जा सकती है। कौन कौन सी? एक मुश्त क्षतिपूर्ति देने संबंधी आदेश, ब्याज या जुर्माना देने संबंधी आदेश, आश्रितों के बीच क्षतिपूर्ति रकम के वितरण संबंधी आदेश, आश्रितों के बीच क्षतिपूर्ति रकम के वितरण संबंधी आदेश को उच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं कि जो एक से ज्यादा आश्रित हैं तो उनकी राशि कैसे वितरण हो। अर्धमासिक भुगतान को एक मुश्त में बदलने संबंधी आदेश। लेकिन ये बात ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि जो अपील की जा रही है वो जो रकम हो वो 10,000 रुपये, वो जो रकम हो वो 10,000 रुपये से अधिक की हो, उसी पर ये अपील की जा सकती है। इससे कम की अपील वहां दायर नहीं होगी। धारा 31 में आयुक्त दे क्षतिपूर्ति की राशि को भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूल सकता है। ठीक है, भू राजस्व के रूप में उसको वसूल सकता है। धारा 31 आयुक्त को शक्ति प्राप्त कराती है। इसके बाद दंड प्रावधान है, कुछ दंड प्रावधान है, इसमें जान लेते हैं। धारा 4 में, धारा 4A में के 3 में जो भी दंड प्रावधान है, आयुक्त क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में 1 माह से ज्यादा विलंब करने पर नियोजक को 12% की ब्याज दर से या जो भी अधिसूचित बैंक हैं उनमें जो ब्याज दर चलती है उसके हिसाब से उस पर वो ब्याज इंटरेस्ट लगा सकता है। ठीक है, और भुगतान देने का आदेश दे सकता है। यदि विलंब का कोई उचित कारण नहीं है, जैसा कि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, यदि विलंब का कोई उचित कारण नहीं दे पाता है नियोजक तो उसको 50% जुर्माना लगेगा। उस क्षतिपूर्ति राशि का 50% तो वो उसको देना होगा। धारा 18A में बताया गया है नियोजक द्वारा दुर्घटना संबंधी नोटिस बुक नहीं रखने, घातक दुर्घटनाओं की सूचना नहीं देने तथा वार्षिक विवरणी नहीं भेजने और कर्मचारी को उसके अधिकार बताने में असफल रहने पर दोषी नियोजक को 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके बाद धारा 32 है। धारा 32 में जानेंगे, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसमें आयुक्त द्वारा मामले से निपटारा हेतु प्रक्रिया निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्राप्त है। एक आयुक्त दूसरे आयुक्त के पास मामले को भेजने की शक्ति प्राप्त है। धनराशि को मृत व्यक्ति से आश्रित के फायदे के लिए निवेशित करने की प्रक्रिया भी राज्य सरकार के पास शक्ति है, वो कर सकती है। आयुक्त के समक्ष कार्रवाई में लगने वाली फीस का निर्धारण भी राज्य सरकार कर सकती है। तो गाइस, उम्मीद है पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। पसंद वाली बात तो अलग है, मेन चीज़ है कि आपके समझ में आना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने इसमें धाराएं बताई हैं और जो इन धाराओं में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं और इससे ही आपका पूरा कवर हो जाएगा। इस अधिनियम में मेन
हिसाब से कुछ भी नहीं छूटा। जो चीज़ें मेन थी वो मैंने आपको इसमें बताई हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।